हेलो स्टूडेंट्स, आज 1 अगस्त को विल कंटिन्यू अवर फर्स्ट चैप्टर। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि नेपोलियन ने किस प्रकार से फ्रांस में डेमोक्रेसी को ओवरथ्रोन करके वहाँ पर मोनार्ची लेके आ गया था, और बाद में उसने कई एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इम्प्रूवमेंट भी किए थे, जिनको हम 1804 के सिविल कोड के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, उनके अंतर्गत क्या क्या था वो हमने 2.2 तक पढ़ा था कि क्या क्या चेंजेस आए थे। नाउ हमने ये भी पढ़ा कि 1815 में वाटरलू के युद्ध में मतलब वो हार गया था। ही वाज डिफीटेड बाय ब्रिटेन एंड सेलिस। तो उसके बाद क्या हुआ, 1815 के बाद क्या हुआ, तो ये सेशन है आपका अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, यानी कि रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव कौन होते हैं? जो रूढ़िवादी, यानी कि रूढ़ियों को मानने वाले, पुरानी परंपराओं को मानने वाले, कस्टम और कल्चर को मानने वाले लोगों को हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो 1815 के बाद के नए रूढ़िवादी लोग। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो एक प्रकार की रूढ़िवादिता से ग्रस्त हो गई। यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी, एक राजनीतिक दार्शनिकता दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो किसके ऊपर जोर देती है? ट्रेडिशन के ऊपर। और इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम, और संस्थाओं को और सभ्यताओं को मतलब वो इस्टेब्लिश करने के ऊपर डिमांड करती है। एंड प्रीफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंजेस, और वो चाहती है कि डेवलपमेंट हो, बट विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट ही वांट टू फॉलो? जो ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे हो, न कि एकदम जल्दी हो। ठीक है। Conservatives believe that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved. देखो, जो रूढ़िवादी लोग थे उनका विश्वास था कि जो पारंपरिक मतलब संस्थाएं हैं स्टेट की और सोसाइटी की, जैसे कि जिसमें आते हैं राजतंत्र, चर्च, सोशल हायरार्की, यानी कि जो मतलब समाज में कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो सीढ़ियाँ होती है, ठीक है, ऊंचे नीचे का पायदान, संपत्ति और फैमिली, इनको हमें क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करके रखना चाहिए। ये किसका मानना था? उस समय के रूढ़िवादियों को मानना था। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डे। पर ये जो कंजर्वेटिव, ऐसा नहीं कंजर्वेटिव पहले नहीं हुए। 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, दैट टाइम भी मतलब कंजर्वेटिज्म था, और वो कंजर्वेटिज्म पुराना था। ये जो कंजर्वेटिव था ये नया था, और ये नहीं चाहते थे कि हम प्री रिवॉल्यूशनरी डे में वापस जाएं, जब मतलब रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। तो उस तो मतलब ये जो रूढ़िवादी लोग थे ये नए मामलों में थोड़े अलग थे। Rather, they realized from the change initiated by Napoleon, the modernization could in fact strengthen tradition institution like the monarchy. उनका तो ये मानना था कि जो नेपोलियन ने चेंजेस किए हैं उसकी वजह से, या मतलब जो आधुनिकरण किया है उसकी वजह से, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है यानी कि जैसे कि राजतंत्र है, उसको क्या मिलता है? मजबूती ही मिलती है। इट कुड मेक, मतलब वो नेपोलियन को देखकर ये समझ गए थे कि अगर हम थोड़ा बहुत बदलाव करें जनता के बीच में, अगर हम अपनी साख बना के रखें, थोड़ा उनके हिसाब से चलें, तो हमारा राजतंत्र क्या होगा? और अच्छा मजबूत हो जाएगा। जबकि 1789 का जो राजतंत्र उतना मजबूत नहीं था, जबकि जो नेपोलियन का राजतंत्र था वो कितना था? बहुत खतरनाक था। ठीक है, ताकतवर था। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। यह मतलब राज्य के पावर को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता था और मजबूत बना सकता था। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, देखो जो आधुनिक सेना है, क्षमतावान जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो मतलब सरकारी अधिकारी होते हैं, और एक डायनेमिक इकोनॉमी, ये एंड और उसके साथ साथ में फिर एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म का खत्म होना। यानी कि उस समय क्या होता था फ्रांस में? फ्यूडल सिस्टम होता था। फ्यूडल सिस्टम यानी कि जमींदार, जैसे हमारे यहाँ पे जमींदार होते थे, वैसे वहाँ पे फ्यूडल होते थे, जो एक बड़े एरिया पर कंट्रोल वगैरह रखते थे। तो उन्होंने समझा कि इन सब चीज़ों से हम एक अच्छे मोनार्च को वहाँ पर स्थापित कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या क्या तरीके थे? मॉडर्न आर्मी को रखकर, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी को रखकर, डायनेमिक इकोनॉमी को बनाए रखकर, और फेडरलिज्म को खत्म करके, और सर्वडम को खत्म करके। सर्वडम मतलब गुलामी को खत्म करके, दास प्रथा। कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेसी मोनार्ची ऑफ यूरोप, ये मतलब जो निरंकुश राजतंत्र है इसको क्या करेगी? मजबूती देगी। ये उनका मानना था। 1815 में अब प्रश्न आता है, प्रश्न जो बनता है आपका एग्जाम के लिए, कि 1815 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन,
यूरोपियन पावर के, सॉरी यूनियन बोल देता मैं, यूरोपियन पावर जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेटिव। अब यूरोपियन पावर कौन कौन थी? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और पर्शिया। आप बोलोगे सर रशिया तो एशिया में आता है, ये कहाँ से यूरोप में आ गया? तो आपको बता दूं, रशिया का सम पार्ट जो है, कुछ पार्ट जो है वो मतलब यूरोप में भी है और कुछ जो है एशिया में भी है। मतलब 30% जो है इसका यूरोप में है और 60% जो है एशिया में है। इकलौता ऐसा देश है, कह सकते हैं इकलौता है, और ऐसे 2-3 देश हैं, जैसे टर्की भी है। तो सबसे बड़ा देश है जो मतलब 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। तो ये हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, इन्होंने ही मिलकर मतलब नेपोलियन को हराया था। ब्रिटेन, रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था 1815 में। मेट एट वियना, ये कहाँ पे मिले? वियना में जगह है, ठीक है ये। टू ड्रॉ अप सेटलमेंट फॉर यूरोप, और ये चाहते थे कि यूरोप का सेटलमेंट हो जाए, मतलब सब जो बिखराव फैला हुआ है या नेपोलियन जिन राज्यों को जीता है उसमें एक अच्छा खासा मतलब हम क्या करते हैं, संधि कर लें, ठीक, ट्रीटी कर लें। अब क्वेश्चन बनता है वियना कांग्रेस, कौन सा क्वेश्चन बनता है? व्हाट डू यू मीन बाय वियना कांग्रेस? व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस occurred एट द टाइम ऑफ वियना कांग्रेस? ठीक है, वियना कांग्रेस में क्या क्या बदलाव किए गए, उसके हेड कौन थे? तो द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन काउंसलर ड्यूक मेटरनिक। अब आपको बता दूं, कांग्रेस का मतलब होता है संगठन, ठीक है, कांग्रेस का मतलब क्या होता है? संगठन। तो कांग्रेस किसी के साथ भी लगा सकते हो आप, अपने स्कूल में भी, अपने कॉलेज में, मतलब अगर कोई संगठन बनाते हो उसका नाम भी कांग्रेस रख सकते हो आप। तो इस कांग्रेस को होस्ट किया था, यानी कि मतलब इसको, इसकी मेहमान नवाजी की गई थी किसके द्वारा? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है, कि इसका हेड कौन था या किसने इसको होस्ट किया था, वियना कांग्रेस को। Delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleon Wars. अब इसका एक मेन कारण था इस वियना कांग्रेस का कि जो डेलीगेट्स थे, जो गणमान्य अधिकारी थे, जो मेन लोग थे रशिया और यहाँ से आए हुए, उनका मानना था कि इस ट्रीटी के अंतर्गत, ट्रीटी ऑफ जो वियना है 1815 की, इसके अंतर्गत उस ऑब्जेक्ट को, उन उद्देश्यों को वापिस से अनडूइंग करना, ठीक है, क्या मतलब दोबारा से जो डन किए गए थे नेपोलियन वार्स के समय, ठीक है, उनको वापस से अंडू करना, यानी कि मतलब दोबारा जैसी की तैसी स्थिति में मतलब वापस लाना ही इस ट्रीटी का मेन उद्देश्य था। द बर्बन डायनेस्टी विथ which had been deposed during the French Revolution was restored to the power। तो इसमें जो चेंजेस किए गए उसमें पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा कि इसका मेन उद्देश्य था कि मतलब जो ऑब्जेक्ट उसने किए थे, मतलब नेपोलियन ने, उसको अंडू करना। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था? किया ये गया था कि जो बर्बन डायनेस्टी 1789 में ओवरथ्रोन की गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, उसको दोबारा से रिस्टैब्लिश कर दिया गया। मतलब जो मोनार्ची 1789 से पहले थी, शासन कर रही थी, उसको रीस्टेब्लिश कर दिया गया, रीइंस्टिट कर दिया गया। उसका नाम था द बर्बन डायनेस्टी। तो ये इसका पहला पॉइंट बन जाता है कि द बर्बन डायनेस्टी वाज रीस्टेब्लिश्ड या रिस्टोर टू द पावर, ठीक है, ये पहला पॉइंट है इसका। सेकंड है फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने वो सारे क्षेत्र गवा दिए जो उसने नेपोलियन की राजा रहते हुए जीते थे। सेकंड पॉइंट। थर्ड, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। नए नए, सॉरी, फ्रांस ने जो मतलब नेपोलियन के समय में राज्य जीते थे, तो जो फ्रांस को माना उन्होंने कि हाँ ये फ्रांस, तो उसकी बाउंड्रीज पर नए राज्यों को मतलब स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, ताकि फ्रांस जो है आगे न बढ़ सके, अपना एक्सपांशन न कर सके, विस्तार न कर सके। जैसे कि इंडिया है, मान लो इंडिया के पास में क्या आ गया? पाकिस्तान आ गया, तो अब इंडिया आगे बढ़ सकता है क्या? उसको लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान से। तो वैसे ही फ्रांस के जस्ट बाउंड्री पे मतलब नए नए राज्य जो है बना दिए गए, ताकि फ्रांस इधर उधर फैल नहीं सके, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से राज्य स्थापित किए गए? द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, जिसमें बेल्जियम आता था। एंड जिनोवा वाज एडेड टू पिडमांट इन साउथ, और साउथ में जिनेवा को जोड़ दिया गया, मतलब पिडमांट, जिनेवा वाज एडेड टू पिडमांट, पिडमांट के अंतर्गत जिनेवा को जोड़ दिया गया साउथ में। नॉर्थ में क्या था? नीदरलैंड। साउथ में क्या हो गया? पिडमांट हो गया, ठीक है। पर्शिया वाज गिवन important new territories on its western frontier while Austria was given control of northern Italy। पर्शिया जो उस समय मतलब जर्मनी को कहा जाता था, तो पर्शिया को मतलब वेस्टर्न फ्रंटियर में, उसके पर्शिया के वेस्ट में, यानी कि फ्रांस के ईस्ट में
जो हिस्से हैं पर्शिया को दे दिए गए, फ्रांस के ईस्ट के हिस्से जो किसको दे दिए गए, पर्शिया को दे दिए गए। और जो उस समय इटली का पोर्शन फ्रांस के पास था वो हिस्सा किसको दे दिया गया, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया इटली के जस्ट अबाव है, यानी कि नॉर्थ साइड में है। बट द जर्मनी कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जर्मन जो कॉन्फेडरेशन यानी कि जो संगठन बनाया था नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का मिला के, उसको उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको जैसा तैसा उन्होंने रखे रखा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया इन चारों ने मिलकर, ठीक है। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल पर्शिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। अगर हम ईस्ट की बात करें तो रशिया को मतलब पोलैंड का हिस्सा पूरा दे दिया गया, इसलिए आप देखते हो कि पोलैंड पर शुरू से ही किसका अधिकार रहा है, रशिया का। और वहां पर आगे चल के मतलब जो है कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रही आपकी, रशिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है कम्युनिस्ट, वही वहां पर रही। पर्शिया को कुछ हिस्सा जो है सेक्शनी एक हिस्सा है, एक क्षेत्र है, उसका भी दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्ची दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। अब इस सब चीज़ों को इतना सब महाभारत करने का कारण यही था कि नेपोलियन ने जिस मोनार्ची को मतलब हटा दिया था, उसको वापस से क्या करना, रिस्टोर करना। देखो नेपोलियन कोई राजवंश से बिलोंग करने वाला पर्सन नहीं था, ही वॉज जस्ट अ सिंपल सोल्जर, वो एक सिंपल सोल्जर था, ठीक है। तो राजवंश जो था वो बर्बन डायनेस्टी था, उसको रिस्टेब्लिश किया गया इसके अंतर्गत, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और एक रूढ़िवादिता को मतलब बढ़ावा दिया गया यूरोप में। कंजर्वेटिव रिज्म सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ये जो रिज्म स्थापित किया गया था 1815 में नेपोलियन की डिफीट के बाद में, ये ऑटोक्रेटिक था, निरंकुश था, ठीक है, किसी की बात नहीं सुनना। ये आप यहाँ पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे फिगर दे रखा आपको, यहाँ पे सभी पर्सन ने मुंह बांधे हुए हैं, ठीक है, ये मास्क में लगाया हुए हैं इन्होंने, मुंह बांधे हुए हैं, यानी कि मतलब सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ नहीं काम करना। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, वो आलोचना को पसंद नहीं करते थे, टॉलरेट तो कहीं सहन करते ही नहीं थे वो। एंड डिसेंट, और अगर किसी ने विरोध कर दिया कानून का तो उसको मार डालते या मतलब उसका सप्रेस कर देते। एंड सोट टू कर्ब एक्टिविटी दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उन सारी एक्टिविटीज को वो कर्ब करते थे, कर्ब यानी कि कुचल देते थे, जो उनकी वैधानिकता को, उनकी निरंकुश सरकार की वैधानिकता को मतलब प्रश्न चिन्ह उठाती थी कि ये तो गलत है ऐसा करके, तो उनको सब क्या कर देते थे, कुचल देते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। अधिकतर ने तो ये किया था कि सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। सेंसरशिप हम पढ़ चुके हैं कि एक तरह का बंधन, जिसमें मतलब सरकार जो है कंट्रोल रखती है क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है, ये क्या मतलब न्यूज़पेपर में लिखा जा रहा है, और बुक्स कौन सी पब्लिश की जा रही है, कौन सा प्ले है, कौन सा सॉन्ग जो है गाया जा रहा है, क्या वो मतलब लिबर्टी के आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, क्या आज़ादी के आइडिया को। अगर ऐसा है तो उसको मतलब जल्दी जल्दी क्या कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया गया है इस पिक्चर को, द क्लब ऑफ थिंकर्स, बुद्धिमताओं मतलब बुद्धिमान जो है लोग सोचने वाले, उनका क्लब है भैया। क्लब मतलब ग्रुप होता है, ठीक है। वैसे अब कैरिकेचर बनाया गया है यहाँ पे, कैरिकेचर जो है इलस्ट्रेशन होता है पिक्चर्स का। द प्लेग ऑन द लेफ्ट वेयर द इंस्क्रिप्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस। देखो यहाँ पर मतलब आपके लेफ्ट वियर्स में एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि कितनी देर तक हम सोच सकते हैं, ठीक है, कितनी देर तक सोच सकते हैं, इसका मतलब मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहो, सोचते रहो, कुछ करना नहीं है। द बोर्ड ऑन द राइट लिस्ट द रूलर ऑफ द क्लब विच इंक्लूड द फॉलोइंग। अब जो राइट साइड में बोर्ड है उसमें मतलब रूलर्स के रूल्स के नाम लिखे हुए हैं कि क्या क्या रूल्स हैं यहाँ पे, नियम क्या क्या है। पहला नियम है साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडेड ऑफ दिस लर्न सोसाइटी, मतलब चुप रहना ही इस सीखे हुए समाज की सबसे पहली क्या है, प्रायोरिता है, ठीक है, प्रायोरिटी है। सेकंड है टू अवॉइड द इवेंचुअली वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब में इज कम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स अपॉन ईटिंग। अगर कोई व्यक्ति जो है इस क्लब का, वो इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहता है तो उसके लिए मतलब मजल लगाया गया उनके ऊपर, देखो आप मुंह पे उनके मतलब क्या लगा हुआ है, नकाब लगा हुआ है उनका, ठीक है, ताकि वो मतलब बोल नहीं सके अपने टेम्पटेशन को, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो भी मतलब वो चाह कर भी बोल नहीं सकता, इसलिए उसके उनके मुंह को क्या कर दिया गया है, मजल कर दिया गया है, बांध दिया गया है, ठीक है। तो फ्रीडम
एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से संबंधित अगर कोई ये होता कि आइडिया या विचार जो है वो मतलब प्रसारित कर रहा होता तो उसको कर्व करने का काम उनका था। मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉन थ्लेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। पर इन सब के बावजूद जो यादें थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वो लोगों को इंस्पायर कर रही थी, उदारवादियों को क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी। One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press। सबसे महत्वपूर्ण इशू जो उठाया गया लिबरल्स के द्वारा, उदारवादियों के द्वारा, वो ये था कि प्रेस की क्या हो, आज़ादी हो। ठीक है, प्रेस आज़ाद होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पहला मैंने आपको बताया कि अभी हमने जो पढ़ा उसमें क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या नियम लिए गए, क्या क्या बदलाव किए गए, उसमें हमने पढ़ा क्या क्या किया गया। बर्बन डायनेस्टी को रीस्टेट किया गया, रिस्टोर किया गया, या तो हम कहें फ्रेंच ने वो सारी टेरिटरीज लॉस्ट कर दी जो नेपोलियन के अंतर्गत उसने प्राप्त की थी। ठीक है, और सीरीज ऑफ स्टेट्स को मतलब सेट कर दिया गया बाउंड्रीज पर फ्रेंच की, ताकि वो एक्सटेंशन ना कर पाए, एक्सपांशन ना कर पाए। ठीक है, उसमें ये नाम दे रखा है, अगर आप नाम लिखना चाहो तो नाम लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद में जर्मन कॉन्फेडरेशन को चेंज नहीं किया गया, रशिया को पोलैंड का हिस्सा दिया गया और साथ ही साथ सेक्सनी का कुछ पोर्शन दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मेन था। अब अगला रिवोल्यूशनरी आता है, इसमें क्वेश्चन आता है आपका गुसेपी मेजिनी के बारे में। ठीक है, ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब देखो 1815 के बाद में वहाँ पर आपको हमने देखा अभी कि किस प्रकार से कंजर्वेटिव आ गए थे, तो रूढ़िवादी सब लोगों को मतलब कुचल रहे थे जो आवाज़ उठाए थे। तो इसलिए जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो अंडरग्राउंड हो गए, भूमिगत हो गए, मतलब छुप कर काम करने लगे। अंडरग्राउंड का मतलब ये नहीं कि जमीन के अंदर चले गए, मतलब वो भूमिगत हो गए, यानी कि छुप कर वो काम करने लगे। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रिंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवोल्यूशनरी एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। कई गुप्त सोसाइटीज बनाई गई जो यूरोपियन स्टेट्स में बनी, और इनका काम था कि रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन किया जाए, उनको सिखाया जाए, और उनमें जो फ्रीडम और लिबर्टी का जो आइडिया है उसको फैलाया जाए। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchy forms that has been established after the Vienna Congress। रिवोल्यूशनरी होने का मतलब था उस समय कि ये कमिटमेंट देना कि आप मोनार्ची को क्या करोगे, अपोज करोगे, राजतंत्र का अपोज करोगे, जो मतलब स्थापित की गई थी वियना कांग्रेस के बाद में। वियना कांग्रेस का हेड मतलब इसको होस्ट किसने किया था, ड्यूक मेटरनिक ने। ठीक है, याद रखना इसका, ये आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और क्या किसके लिए लड़ना, लिबर्टी के लिए लड़ना और फ्रीडम के लिए लड़ना। तो ये मतलब एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये उनका उद्देश्य था रिवोल्यूशनरी का, कि एक कमिटमेंट कि मोनार्ची को अपोज करना है, और दूसरा क्या लड़ना है, लिबर्टी के लिए लड़ना है और फ्रीडम के लिए लड़ना है। मोस्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी आल्सो सो द क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अधिकतर जो रिवोल्यूशनरी थे वो ये भी मानते थे कि उन्होंने ये देखा मतलब कि हमें नेशनल स्टेट बनाने चाहिए, ये आवश्यक है, क्योंकि जब हम नेशनल स्टेट बनाएंगे तो मेनी पीपल्स यूनाइटेड टुगेदर, वो बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। वन सच इंडिविजुअल्स वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरी गुसेपी मेजिनी। ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसके बारे में पूछते हैं। गुसेपी मेजिनी नाम याद रखना कि ऐसा ही एक इंडिविजुअल पर्सन था और इटालियन रिवोल्यूशनरी था जिसका नाम था गुसेपी मेजिनी। इसका जन्म हुआ था, इसके बारे में पूछते हैं गुसेपी मेजिनी के बारे में। तो पहला पॉइंट आ जाएगा, गुसेपी मेजिनी बोर्न इन जिनोवा इन 1807। 1807 में इनका जन्म हुआ था जिनोवा में। ही बिकम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, बाद में चल के वो कार्बनी के मेंबर बन गए। ठीक है, जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी, गुप्त संस्था थी। A young man of 24, he was sent into exile in 1834 for attempting a revolution in लेगोरिया। लेगोरिया में एक क्रांति को अटेम्प्ट करने के लिए, रिवोल्यूशन को अटेम्प्ट करने के लिए 1831 में वो जेल में डाल दिए गए। ठीक है, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटी। देखो उन्होंने 2 सोसाइटीज की स्थापना करी। पहला, फर्स्ट यंग इटली इन मर्सलीज, इसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, 2 कौन कौन सी सोसाइटी उन्होंने स्थापित की थी, तो पहली की थी यंग इटली, युवा इटली, जो कहाँ स्थापित की थी, मर्सलीज में। और दूसरा था यंग यूरोप,
क्योंकि चूंकि वो इटली से थे तो उन्होंने एक यंग इटली बनाई, और यूरोप से थे इसलिए उन्होंने क्या बनाया, यंग यूरोप। तो यंग इटली बनी ये वर्सलीज में, और यंग यूरोप बना बर्न में। उस मेंबर वर लाइक माइंडेड, उसके जो मेंबर हुआ करते थे इन सोसाइटीज के, वो कौन होते थे, माइंडेड यंग मैन होते थे, पढ़े लिखे लोग, पोलैंड से, फ्रांस से, इटली से, जर्मन स्टेट से, अलग अलग स्टेट से वो होते थे। मेजनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेचुरल यूनाइट्स ऑफ मैनकाइंड। मेजनी विश्वास करता था कि गॉड ने ये इंटेंट किया है नेशंस को कि वो नेचुरल यूनाइटेड हो, मैनकाइंड मतलब जो इंसान है या मनुष्य है वो सब क्या हो, यूनाइटेड हो। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पेचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। तो इसलिए वो मतलब उनका मानना था कि इटली पेचवर्क के रूप में नहीं रह सकता, अलग अलग किंगडम्स के, मतलब छोटे छोटे हिस्से बने हुए थे इटली के उस समय इटली का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो उस समय इटली जो है अलग अलग मतलब किंगडम में डिवाइडेड था, तो उनका मानना था कि इटली मस्ट बी यूनाइटेड, ठीक है। इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विथिन अ वाइड अलायंस ऑफ नेशन। उनका मानना था कि मतलब इटली जो है वो एक सिंगल यूनिफाइड हो, एक सिंगल यूनिट के रूप में मतलब स्थापित हो, ठीक है, रिपब्लिक विद अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, जिसमें मतलब बहुत सारे नेशंस क्या हो, सम्मिलित हो। दिस यूनिफिकेशन अलोंग कुड बी द बेसिस ऑफ द इटालियन लिबर्टी। और ये जो यूनिफिकेशन है ये सिर्फ इकलौता ऐसा साधन है जिसके तहत इटालियन लिबर्टी आ सकती है, यानी कि इटली की आज़ादी आ सकती है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वॉज सेटअप इन जर्मनी। उसी के मॉडल पर, दूसरी मेजनी के मॉडल पर ही जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, यहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी बनी, ठीक है, मतलब गुप्त जो समाज या संघ है वो बने वहाँ पर। मेजिनी relentless opposition to the monarchy and vision of democracy republics frightened the conservatives। मेजिनी बेरोक टोक वो मोनार्ची का अपोज कर रहा था, वो उसके जो विजन्स थे डेमोक्रेसी के बारे में, मतलब लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में, वो जो निरंकुश और रूढ़िवादी लोग थे वो उससे डर रहे थे, घबरा गए थे। तो इसलिए मेटरनिक ने क्या कहा, मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। तो उसने क्या कहा था उसके बारे में, ये लाइन आती है आपको 1 मार्क्स में कि ये बात किसने कही थी। मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज, मेटरनिक उसके डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, किसके बारे में कह रहे हैं ये, उसे भी मेजनी के बारे में, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। हमारे समाज का, समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन अगर है तो कौन है, गुसेपी मेजिनी, ठीक है। तो गुसेपी मेजिनी के बारे में ये बात किसने कही थी, तो ड्यूक मेटरनिक ने कही थी। ये क्वेश्चन आता है, हु सेड दिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड सेक्शन, द एज ऑफ रिवोल्यूशन, क्रांति का युग 1830 से लेकर 1848। चलिए इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं कि कल पढ़ेंगे, चलो कल पढ़ेंगे इसको, थैंक्स।